सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ सहनो यशः सहनो ब्रह्मवर्चसं। ओम। मैं सर्वप्रथम समग्र स्वास्थ्य समर्थ एवं समृद्ध राष्ट्र के लिए संकल्पित पतंजलि योगपीठ महातीर्थ की ओर से आप सभी दिव्य विभूतियों का हृदय के अभ्यंतर से अभिनंदन करता हूं। पूज्य स्वामी जी जिनकी संकल्प शक्ति और भारत सरकार की वैधानिक शक्ति के योग से भारतीय शिक्षा बोर्ड का उद्भव हुआ है, उस शैक्षणिक बोर्ड की ओर से भी आप सभी का अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। अभी हमारे उद्घोषक महोदय इतनी अलंकारिक भाषा में बोल रहे थे और बहुत ही प्रबुद्ध वक्ता के रूप में मुझे दृश्यमान हो रहे थे। उनकी वाणी को भी मैं प्रणाम करता हूं। और डॉक्टर अनिल शर्मा जी जो नेतृत्व की एक अदम्य शक्ति जिनके अंदर है और एक अक्षय ऊर्जा के स्रोत भी हमेशा दिखाई पड़ते हैं जब से मैंने इन्हें देखा है, मैं उनके इस पुरुषार्थ की यात्रा को भी प्रणाम करता हूं। अभी शर्मा जी शिक्षा व्यवस्था के अनेक जिसको ग्रे एरिया कहते हैं विसंगतिपूर्ण बिंदुओं की ओर रेखांकन कर रहे थे। उस विषय पर हम जो हमारे उद्घोषक महोदय कह रहे थे कि आप सिर्फ अपने होठों को बंद रखेंगे, सिर्फ कान से सुनेंगे, लेकिन मैं आपको अवसर दूंगा आपको होठों को खोलने के लिए भी, क्योंकि विमर्श कभी भी एक पक्षीय नहीं होता है। प्रारंभ में मैं अवश्य आपसे भारतीय शिक्षा बोर्ड की अवधारणात्मक पक्ष पर चर्चा करूंगा और इसके बाद पूज्य स्वामी जी 10:30 बजे आ जाएंगे। स्वामी जी आपसे शैक्षणिक विषयों पर चर्चा करेंगे और अनिल शर्मा जी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि उन्होंने जरूर ऐसा नियोजन किया होगा अपने कार्यक्रम का कि आपकी सभी पीड़ाओं के सामूहिक स्वर को पूज्य स्वामी जी के समक्ष बहुत संक्षेप में जरूर रखेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और उसके बाद जो पूज्य स्वामी जी का यहाँ से प्रस्थान होगा, क्योंकि बहुत ही व्यस्ततम क्षणों में से निकाल करके आएंगे वो, तो उसके पश्चात हम आपके साथ 1-1.5 घंटे पारस्परिक विमर्श करेंगे और आपकी जो समस्याएं हैं, चूंकि मैं भी 34 वर्ष तक सरकार का अंश रहा हूं, तो उन पीड़ाओं को से में साक्षात्कार मेरा है। उन पीड़ाओं को कैसे शमन किया जाए उनका, ये बहुत ही संश्लिष्ट प्रश्न है, ये बहुत ही सामान्य प्रश्न नहीं है, क्योंकि जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे घटक आते हैं और संविधान में क्षेत्रीय स्वायत्तता और क्षेत्रीय सांस्कृतिक संरक्षण का भाव भी रहे, इसके लिए हमारे संविधान के विशेषज्ञों ने शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा, क्योंकि राष्ट्र हमारा एक बहुत ही विभिन्न प्रकार के भौगोलिक और भाषाई
और समृद्ध सांस्कृतिक विशिष्टताओं से युक्त एक समृद्ध राष्ट्र है। इसलिए किसी भी राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ क्षेत्रीय विशिष्टताओं का भी समावेशन हमारी शैक्षणिक व्यवस्था में और बच्चों के शिल्पन की प्रक्रिया में होना आवश्यक है। ये आप भी अनुभव करते होंगे। और आज की शिक्षा का एक अवधारणात्मक पक्ष अगर देखेंगे तो एक बहुत बड़ा दोष ये भी है। दक्षिण भारत में जब मैं भारतीय शिक्षा बोर्ड की गोष्ठियों में जाता हूं तो दक्षिण भारत की पीड़ा अन्य पीड़ाओं के अलावा एक ये भी बहुत ही सबल रूप से उठती है। अगर आंध्र के, कर्नाटका के हमारे दो चार जो भी भाई आए हैं उन्हें मालूम है इस बात को कि मैं वहाँ के करीब 400 प्रबंधकों से कम दक्षिण भारत के 5 राज्यों के में 35 गोष्ठियां कर चुका हूँ। तो मैंने देखा कि उनकी एक पीड़ा बहुत बड़ी ये भी है कि क्या जब भी कोई राष्ट्रीय बोर्ड की बात करते हैं आप या भारत की शिक्षा की बात करते हैं तो क्या ये नॉर्थ इंडिया सेंट्रिक एजुकेशन सिस्टम है कि पूरा इतिहास दिल्ली केंद्रित होगा या किसी एक वैचारिक पृष्ठभूमि का आधिपत्य होगा या वैचारिक लोकतंत्र भी होगा। एक हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो लोकतंत्र राजनीति में तभी आता है जब हम के विचारों में लोकतांत्रिक हों, और विचारों में लोकतांत्रिक होने का अर्थ है कि सांस्कृतिक संदर्भ में भी लोकतांत्रिक हो। हम दूसरे की संस्कृति, दूसरे की परंपरा, दूसरे के रिवाज, दूसरों के भाषा, दूसरों के साहित्य, दूसरों की उपासना पद्धति को भी उचित सम्मान देने की प्रवृत्ति रखें। जब तक ये नहीं होगा तब तक देश पूर्णतः लोकतांत्रिक अवधारणा से संचालित होने का गर्व नहीं कर सकता। वो सवाल उनके मन में आता है और उनके उदाहरण भी होते हैं। मैं इसलिए रख रहा हूं कि ज्यादातर उत्तर भारत के हमारे लोग हैं। मैं उनकी बात इसलिए कह रहा हूं कि वो यहां उपस्थित नहीं है। आपकी बात अक्सर तब करता हूं जब आप उपस्थित नहीं होते हैं। उनके मन में था कि हम भी इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं रानी लक्ष्मीबाई का, झलकारी बाई जी का, वीरांगनाओं का हम भी सम्मान करते हैं जो झांसी में स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने अपनी आहुति दी, बलिदान किया राष्ट्र के स्वाभिमान के लिए। लेकिन क्या अगर तमिलनाडु की वेलु नचियार वीरांगना, मदुरई के पास की आदिवासी क्वीन, ट्राइबल क्वीन, अगर अंग्रेजों से सशस्त्र संघर्ष करती है और उनकी महिला सेना की सेनापति कोयली ब्रिटिश शस्त्रागार को नष्ट करने के लिए स्वयं में आग लगा करके कूद जाती है और वेली नचियार विजयी हो जाती हैं, तो क्या वो इतिहास उत्तर भारत के लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए? क्या एक सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि आप चाहते हो कि हिंदी राष्ट्रभाषा है, पूरा देश राष्ट्रभाषा का सम्मान करे, लेकिन क्या जिनकी भाषा तमिल है, मलयालम है, तेलुगु है, कन्नड़ है, समिया है या कश्मीर का कोशुर है, उड़िया है, जिनका हिंदी से थोड़ा कम संबंध है, भले ही वो संस्कृत के गर्भ से सभी हैं, तो क्या उन भाषाओं का सामान्य बोध भी नहीं होना चाहिए? क्या शिक्षा व्यवस्था में स्पेनिश, जर्मन और अंग्रेजी और रशियन पढ़ने की होड़ हो भाषा के स्तर पर, फैशन के स्तर पर, और अपने देश की ही कुछ भाषाओं के बारे में जिनका भी समृद्ध साहित्यिक इतिहास रहा है, क्या उसके बारे में बच्चों को कोई अध्ययन नहीं कराना चाहिए? क्या स्वतंत्रता आंदोलन में या राष्ट्र के ज्ञान सृजन में, निर्माण में, पूरे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में कुछ
चुने हुए क्षेत्रों के ही स्वतंत्रता सेनानियों या विद्वानों के नाम को मुखरता देते हुए क्या आदिवासी सुदूर क्षेत्रों में संघर्ष के प्रतीक रहे उन महानायकों महानायिकाओं का इतिहास पढ़ाया नहीं जाना चाहिए क्या? तो ये हमारी शिक्षा की अवधारणा में भी बहुत बड़ा दोष है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा राष्ट्र एक हो, हम चाहते हैं कि आचार्य चाणक्य के जो एक आह्वान थे उस संदर्भ में अखंड भारत का निर्माण हो, तो जो भी हमें 1947 में दुर्भाग्य से जो भी खंडित स्वरूप में ही अब एक राष्ट्र मिला है, उसको भी तो कम से कम भविष्य में खंडित होने की सारी संभावनाओं को हम कुचल दें। ये दृश्य तो होनी चाहिए, और ये दृश्य तभी होगी और ये मार्ग जाएगा शिक्षा से। भारतीय शिक्षा बोर्ड, बहुत सारे लोगों के प्रश्न में होगा कि भिन्न क्या है। मैं वैधानिक पक्ष पर आऊंगा, अभी पहले अवधारणात्मक पक्ष की बात कर रहा था कि भारतीय शिक्षा बोर्ड अन्य बोर्ड से भिन्न कैसे है, उसका मैं संकेत दे रहा था कि भारतीय शिक्षा बोर्ड चाहे इतिहास की बात करेगा, चाहे वो भाषा की बात करेगा, चाहे वो दर्शन की बात करेगा, आइडियोलॉजी की बात करेगा, या टेक्नोलॉजी की बात करेगा, या कल्चरल इवोल्यूशन की बात करेगा, सांस्कृतिक उद्भव की बात करेगा, वैचारिक दृष्टि के उद्भव की बात करेगा, तो उसके पाठ्यक्रम में समूचे भारत की आत्मा होगी। खंड खंड भारत नहीं होगा, समूचा राष्ट्र होगा उसमें, बिना बोझिल किए हुए उतने ही पृष्ठों में। आपको कोशिश हमारी है, कोई पूर्णता नहीं प्राप्त हुई अभी, लेकिन उस दिशा में एक गिलहरी प्रयास शुरू है कि जिससे कि बोर्ड से पढ़ने वाला कोई भी शिशु मानस, वो चाहे अंडमान में हो, चाहे अरुणाचल में हो, चाहे वो चेन्नई में हो, चाहे वो श्रीनगर में हो, पहलगाम में हो, वो जहां भी हो, चाहे कच्छ की खाड़ी के पास हो, चाहे वो थार मरुस्थल में हो, कहीं भी हो, उसे लगे कि वो भारत को पढ़ रहा है, वो भारत से जुड़ रहा है। जिस राष्ट्रभक्त की बात हम गीतों में करते हैं, नारों में करते हैं, भारत माता की जय के नारों का उद्घोष करते हैं, उस भारत माता का वास्तविक स्वरूप क्या है और उसके पोषकीय तत्व क्या हैं, सांस्कृतिक दृश्य से, भौतिक दृश्य से, जैविक दृश्य से, ऐतिहासिक दृश्य से, उसका बोध होना चाहिए बच्चे को, खंड खंड का बोध नहीं। और इसमें सबसे अधिक आघात किसने किया? सबसे अधिक आघात किया था मैकाले ने 1835। उसने भारत की शिक्षा में ऐसा विश्वमन किया कि आज भी हम सिर्फ नौकरी के बारे में ही सोचते हैं, हम नेतृत्व के बारे में नहीं सोचते। हमारे सारे बच्चे, उनका सारा मानस अभी भी कॉन्शसनेस हैज बीन कॉलोनाइज्ड। हमारी चेतना में उपनिवेशवाद अभी भी बह रहा है। हमें नहीं मालूम होता, प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, वो एक निरंतर प्रवाहमान है हमारे अंदर, हमारी वैच विचारिकी में और हमारे शरीर में भी, हमारे खान पान में भी, वस्त्रों में भी, व्यंजनों में भी, हर जगह मौजूद है वो, और सबसे अधिक विचारों में। क्योंकि हमने मान लिया है कि जो कुछ भारत में है वो हीन है, जो कुछ विदेश में है वही महनीय है। ये अवधारणा उसने भर दी, और उसके लिए उनके यहाँ भी बहुत बड़ी बहस विमर्श होते हैं। आप सभी शिक्षाविद हैं, आपने पढ़ा होगा हेस्टिंग्स की एजुकेशनल फिलॉसफी, आपने पढ़ा होगा
मद्रास प्रेसिडेंसी और मुंबई प्रेसिडेंसी के जो अध्यक्ष थे एलिफिस्टन, मुनरो, उनकी एजुकेशनल फिलॉसफी in the last era of the 18th century and the first quarter of the 19th century, अगर उनकी सारी फिलॉसफी देखेंगे और ग्रांट की फिलॉसफी देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि उनके यहाँ भी उसमें बहुत विमर्श हुआ था कि भारत में शिक्षा को हम कैसे करें। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि भारत को हमेशा हमें भले ही कभी किसी स्तर पर राजनीतिक स्वतंत्रता देनी पड़ जाए, लेकिन इन्हें वैचारिक रूप से हमेशा उपनिवेश बनाए रखना है। और इसलिए रखना है उपनिवेश कि जब वो वैचारिक रूप से उपनिवेशवादी प्रवृत्ति उनके अंदर होगी तो आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से हमेशा वो लुक वेस्ट, पश्चिम की ओर देखते रहेंगे और अपने ग्रंथों को, अपनी ज्ञान परंपरा को नकारते रहेंगे, उसको हीन भावना से देखते रहेंगे। और यह विश्वबमन उसने बहुत ही खूबसूरती से एजुकेशनल, जिसको एडिकोलॉजी कहते हैं, एडिकोलॉजिकल ढंग से उन्होंने हमारे पाठ्यक्रम में, पाठ्यचर्या में, शिक्षण पद्धति में, मूल्यांकन पद्धति में पिरो दिया। उसका परिणाम क्या हुआ कि 1835 के एक्ट आने के बाद 1875 तक इस पद्धति के मात्र पूरे देश में 15 विद्यालय थे और सारे संस्कृत विद्यालय, सारे फारसी विद्यालय, चाहे कितना भी वैदिक ज्ञान हो, दर्शनों का ज्ञान हो, स्मृति ग्रंथों का ज्ञान हो, सारी अन्य गणितीय और वैज्ञानिक ज्ञान परंपराओं का बोध हो हमारी पुस्तकों के माध्यम से प्राचीन, उनको उन्होंने कहा वो निरक्षर हैं। ये जो आंकड़ा नहीं आता कि इस देश में जब अंग्रेज स्वतंत्रता हुई इतने प्रतिशत साक्षर थे, इसलिए कि उन्होंने साक्षर की परिभाषा ही बदल दी। जो उनके 1835 के एजुकेशन एक्ट से संचालित विद्यालय नहीं होते थे और जिनके पास उनके प्रमाण पत्र नहीं होते थे, वो निरक्षर मान लिए जाते थे। वरना वही एल्फिस्टन और मुनरो का रिसर्च है और मैकाले का ब्रिटिश पार्लियामेंट में भाषण है जिसमें मात्र मद्रास रेजिडेंसी, जो आज तमिलनाडु और केरला का आधा हिस्सा है और आंध्र प्रदेश का साउथ निचला हिस्सा, उसको अगर हम मिला देंगे तो उतने में मद्रास प्रेसिडेंसी में 3 लाख विद्यालय हमारे गुरुकुल चलते थे। ये उसकी मुनरो की रिसर्च है। और ब्रिटिश पार्लियामेंट में वो कहता है मैकाले कि यदि हमने संस्कृत और फारसी में उनके ग्रंथों को पढ़ाते हुए और साथ में सिर्फ हम अपने विज्ञान को उनकी भाषा में पढ़ा देंगे तो उनका विचार तो इतना श्रेष्ठ है कि वो हमारी टेक्नोलॉजी भी पा जाएंगे और वैचारिक रूप से अपनी संस्कृति के से गर्वित होंगे, तो वो तो हमारे गुलाम होंगे ही नहीं, तो हमें देश को छोड़ के भागना पड़ेगा। इसलिए हमें ऐसी शिक्षा पद्धति वहां देनी है कि वो राजनीतिक, वैचारिक, सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से हमारे हमेशा गुलाम बने रहें और उसके ध्वंसावशेष कमोबेश अभी भी हम उसको ढोते चले आ रहे हैं। अब अभी कभी गहराई से मैंने भी जब आकलन कर किया तब इसको पाया। मैं तो भौतिकी का विद्यार्थी रहा, एमएससी फिजिक्स किया, रिसर्च किया, सिविल सर्विसेज में आ गया और मुझे भी नहीं मालूम था कि भारत की ज्ञान परंपरा इतनी अपार है, इतनी अपरिमित है। क्योंकि तो जितना पढ़ाया गया टेक्स्ट बुक में वही हमारे लिए गीता, वही हमारे लिए कुरान, वही हमारे लिए बाइबल, और उसी में अपनी संभावना, अपनी योग्यता की, क्षमता की तलाशते हुए नौकरी के यात्री होकर के हम भी चले हुए थे। लेकिन जब एक वक्तव्य में, एक गोष्ठी में हमने एक झलक पाई भारतीय ज्ञान परंपरा की, मैं ईमानदारी से कहूं, उससे पहले मैं अपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान कम्युनिज्म से प्रभावित था और मैंने दास कैपिटल और हीगल और मार्क्स को और वेस्टर्न फिलोसोफर्स को उस दौरान खूब पढ़ा था अपने स्वाध्याय के रूप।
लेकिन जब भारतीय ग्रंथों के विषय में मैंने एक लेक्चर सुना दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का, इलाहाबाद में, प्रयागराज में, तो उन्होंने थोड़ी सी झलक दी थी 10 मिनट। तो मेरे अंदर जिज्ञासा हुई कि क्या ऐसा है क्या। फिर मैंने वेदों के भाष्य सेवा के दौरान प्रतिदिन शाम को 6 दर्शन, 12 उपनिषद, बुद्धिज्म, जैनिज्म और साइंस टेक्नोलॉजी का जो उद्भव, आर्यभट्टी, बराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य को पढ़ना प्रारंभ किया। क्योंकि मैं गणित और भौतिकी का था तो मैं उसको तलाशता था कि वो हमारे ग्रंथों में है क्या कहीं। जब मैंने आर्यभट्टी देखा, जब मैंने बराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका देखा, पढ़ा, उसके भाष्य पढ़े, जब हमने 6 दर्शन पढ़े, सांख्य, पतंजलि, योग दर्शन, और सबसे अधिक प्रभावित हुआ जब मैं न्याय दर्शन पढ़ा महर्षि गौतम का, और जब वैशेषिक दर्शन पढ़ा महर्षि कणाद का, तो मुझे लगा कि जिस देश पर ये मोहर लगा दिया है इस शिक्षा व्यवस्था ने कि ये देश अंधविश्वासियों, मदारियों का देश है, जादू टोनों वालों का देश है, उस देश की सारी ज्ञान परंपरा का सृजन, क्रिएशन ऑफ नॉलेज इज बेस्ड ऑन वेरी साइंटिफिक मेथोडोलॉजी। एक बहुत ही वैज्ञानिक पद्धति से ज्ञान सृजन हुआ है। ये मात्र अनुभूतियों का एक की अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि अनुभूतियों को एक प्रामाणिक विधा से, प्रामाणिक आधारों पर उसको एक स्वरूप देते हुए, क्रमबद्ध, व्यवस्थित, वैज्ञानिक स्वरूप देते हुए ज्ञान सृजन हुए। आज की तारीख में आप में से कुछ लोग रिसर्च किए होंगे या कभी देखिएगा, रिसर्च नहीं किए, रिसर्च मेथोडोलॉजी आती है आज। सारे प्रोटोकॉल, रिसर्च प्रोटोकॉल जिसको कहते हैं, पढ़ाया भी जाता है आज के लिए में फाइनल में, एक सेमेस्टर में एक अनिवार्य भी हो गया है, क्रेडिट पॉइंट, रिसर्च मेथोडोलॉजी, कि किसी भी नए ज्ञान को सृजन करना है तो उसके लिए विच आर द मेजर स्टेप्स टू रीच द लेवल ऑफ कंक्लूजन। उसके लिए जो भी पद्धतियां हैं उसमें लिखी हुई, महर्षि गौतम का न्याय दर्शन अगर कोई पढ़ेगा तो लगेगा कि अरे ये तो उसी से चुराई हुई है सब। जार्गन्स अलग हो सकते हैं, शब्द अलग हो सकते हैं, लेकिन है तो पूरा का पूरा वही जो महर्षि गौतम ने अपने न्याय दर्शन में कहा। लेकिन हमें डाल दिया गया भ्रम कि हमारे जो संस्कृत के ग्रंथ हैं वो तो सिर्फ पूजा पद्धति के ग्रंथ, सिर्फ पुरोहितत्व के ग्रंथ। उन्हें पता था, बहुत ही चालाक लोग थे वो, अभी भी चालाक है। मैं उस पर जाऊंगा तो घंटों लग जाएगा बताने में कि कैसे हमारी ज्ञान परंपरा कैसे कैसे ऐतिहासिक कालक्रम में पहले जाती है बगदाद, अरबियन, अब्बासीद डायनेस्टी में, और वहाँ से कैसे जाती है टोलसेडो, स्पेन के पास, क्रिश्चियन सोसाइटी में, और कैसे इटली से जाते हुए वो फ्रांस, जर्मनी में जाती है, और 16वीं शताब्दी में डेकार्त, स्पिनोजा, लाइबनिज, लाक, बर्कले, ह्यूम, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, किरकेगार्ड, फ्रायड, हीगल जैसे जो तमाम, सार्त्र, नीत्शे जैसे जो उनके दार्शनिक हैं, जिनके आधार पर आज का एक तथाकथित मानववाद खड़ा है, पूरे दुनिया का जो वर्ल्ड व्यू बना हुआ है, वैश्विक दृष्टि बनी हुई है जिन दर्शनों के आधार पर, वो सारे के सारे दर्शनों में आपको भारतीय मनीषा की, प्राचीन मनीषा की झलक पूरी तरह से आत्मा वहां दिखती मिलती है। पूर्ण रूप में नहीं, खंड खंड रूप में दिखती है, पूर्ण रूप में नहीं दिखती। इसीलिए 21वीं शताब्दी में जब विकास की यात्रा करते हुए इनके मानववाद के तीनों घटक, लिबरल ह्यूमनिज्म, सोशलिस्टिक ह्यूमनिज्म, इवोल्यूशनरी ह्यूमनिज्म, समाजवादी लोग मानववाद, उदारवादी मानववाद और उद्भवकारी मानववाद, तीनों की जो व्यवस्थाएं थी वो ढह गई। प्रकृति विनाश के कगार पर पहुंच गई। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, समुद्रों में उठते हुए तूफान,
पृथ्वी के अंदर के गर्भ से भी हाहाकार। ये जो दिख रहा है वो इसलिए दिख रहा है कि पूरी दुनिया की साइंस टेक्नोलॉजी पहले भी थी जितनी जरूरत थी, लेकिन वो साइंस और टेक्नोलॉजी आज की जिस फिलॉसफी से, जिस दर्शन से निर्देशित है, उसने मान लिया कि प्रकृति मनुष्य की दासी है। उनका एक फ्रांस बेकिन है फिलोसोफर, पूरी साइंस टेक्नोलॉजी की यात्रा उसी पर निर्धारित है, फ्रांसिस बेकन, जो कहता है कि प्रकृति मनुष्य की दासी है, आप इसको रिसोर्सेज का दोहन करो। और हमारी संस्कृति क्या कहती है? माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, कि प्रकृति मेरी मां है, और उनका कहना है कि प्रकृति तुम्हारी दासी है। ये फंडामेंटल डिफरेंस है, आइडियोलॉजिकल। भारतीय दर्शन का मतलब ये नहीं है कि हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी में पिछड़ जाएं। इसलिए भारतीय शिक्षा बोर्ड में हमने जो 21वीं शताब्दी के भी अधुनातन शोध आधारित वैज्ञानिक दृष्टि है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, उसको हमने बहुत ही प्रमुखता से रखा है, क्योंकि वो बच्चों के लिए दक्षता है, कॉम्पिटेंसी है, दैट्स द टूल। लेकिन उसको यूज कैसे करेंगे, प्रयोग कैसे करेंगे? क्योंकि हमारे पास में अगर एक हथियार है, बंदूक है, धनुष है, बम है, न्यूक्लियर बम है, हम उसका कैसे प्रयोग करते हैं, कब प्रयोग करते हैं, इसको कौन देता है? दृष्टि। और दृष्टि कहां से आती है? संस्कृति के गर्भ से। और संस्कृति किसके गर्भ से आती है? दर्शन के गर्भ से, फिलॉसफी के गर्भ से। इसलिए जिस देश की, जिस मानव समुदाय की, जिस फिलॉसफी, जिस दर्शन, जिस संस्कृति के गर्भ से उद्भव होता है, परंपरागत रूप से उसका मानस वैसा ही होता है। हमारी पूरी की पूरी शैक्षणिक व्यवस्था वर्तमान की जिस पाश्चात्य दर्शन पर आधारित है, वो प्रकृति को दुश्मन मानती है कि प्रकृति को दोहन करो, लो से जितना लेना है। और हम मानते हैं कि नहीं, तेन तक तेन भुंजे था, ईशा वास्यविदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत तेन तक तेन भुंजे था मां हृदय कस्व सिद्धन। हम कहते हैं नहीं, सभी ईश के स्वरूप हैं, इसलिए अपने अस्तित्व के लिए अगर मुझे चाहिए तो उतना ही ग्रहण करो जितना न्यूनतम आवश्यक है। नीड, ग्रीड नहीं, लाइवलीहुड, लग्जरी नहीं, ये हमारी संस्कृति के गर्भ के शब्द हैं, उससे उभरे हुए विचार हैं। इसलिए भारतीय शिक्षा बोर्ड में हम, एक पंक्ति में मैं कहूं तो आप सीबीएसई प्लस भारतीय ज्ञान परंपरा इज इक्वल टू भारतीय शिक्षा बोर्ड। आपको उसमें से कोई भी दक्षता गणित की, विज्ञान की, क्योंकि मैं तो खुद भौतिकी का विद्यार्थी हूं, गणित का विद्यार्थी हूं, सांख्यिकी का विद्यार्थी हूं, मैं अपने बोर्ड का जब निर्देशन मेरे हाथ में है तो मैं उसमें विज्ञान टेक्नोलॉजी में कमतर करने का अपराध नहीं कर सकता, बल्कि मेरी एक विचारधारा होगी कि हमारे बोर्ड से पढ़े हुए बच्चों, पुस्तकों को प्रयोग करने वाले बच्चे कोचिंग में फंसने की बजाय 12वीं तक आते आते ऐसी दृष्टि विकसित हो जाए कि वो तथा कथित जो उच्चतर मानक हैं आज की शिक्षा के, मैं नहीं मानता उनको, जेईई नीट को, क्योंकि वो भी नौकरी की ओर ले जाते हैं तेजी के साथ। आप देखिए आईआईटी में किया, अभी जो शर्मा जी कह रहे थे ना कि अच्छे विद्यालयों में पढ़े, अच्छे संस्थानों में पढ़े, नौकरी कहां कर रहे हैं? कैलिफोर्निया में। नौकरी कहां कर रहे हैं? जर्मनी में। क्यों? क्योंकि दे आर रनिंग आफ्टर मैटीरियल प्रॉस्पेरिटी, they don't have any care about their mother nature, they don't have any kind of affection about the nationalism, और इससे कोई मतलब नहीं, और ये मतलब है रुपया, अर्थ, अर्थ। और हम इकोनॉमिक पैकेज हो गए। क्यों? क्योंकि हमारे पास ज्ञान तो आ गया विज्ञान टेक्नोलॉजी का, वैल्यूज एंड डिस्पोजिशंस नहीं है। मूल्यबोध जो है, हमारा स्वभाव है, वो हो गया अर्थ के एकत्रीकरण का भाव। इसलिए हमें जहां ज्यादा अर्थ मिलेगा वहीं भागेंगे,
अपनी देश, अपने पूर्वजों, अपनी संस्कृति से कोई मतलब नहीं रखेंगे। ये दृष्टि हमारी शिक्षा व्यवस्था ने दिया, जो शिक्षा व्यवस्था का सबसे बड़ा विषय है। इस पर विचार भी करना होगा। और जैसे प्रकृति हमारी दुश्मन नहीं, हमारी माँ है ना, ये मत समझना कि मैं सरकारी नौकरी में हूं इसलिए कह रहा हूं। अनिल जी को मैं एक शब्द पर टोकना चाह रहा हूं, प्रथम गुरु माँ है। अगर माँ जागृत अवस्था में होगी तभी 9 महीने गर्भ के दौरान भी उसके स्पंदनों से शिशु मानस का जो निर्माण होता है, आधुनिक शोध भी कह रहे हैं, अभिमन्यु की कथा को भी वो प्रमाणित कर रहे हैं, न्यूयॉर्क के रिसर्चेज। तो मातृशक्ति जिस दिन, मैं हमेशा एक शब्द कहता हूं, वाक्य कहता हूं, अशक्त मां के गर्भ से सशक्त राष्ट्र का निर्माण कभी नहीं हो सकता। इसलिए हमें एक बहुत ही जागृत होकर के मातृशक्ति को दौर शिक्षा व्यवस्था में अपने को निष्णात करना होगा, आवाज उठानी होगी कि नहीं, हमारे बच्चों को ऐसे गढ़ना है, ऐसा संस्कार देना है। और उन माओं की बात भी कर रहा हूं जिनके बच्चे आईबी और कैम्ब्रिज में जा रहे हैं, जो भारतीय मनीषा से, उसके मूल्यबोधों से दूर जा रहे हैं और बाद में रोते हैं। मैं नोएडा में भी कलेक्टर रहा हूं अनिल, मैंने देखा ऐसे ऐसे लोगों को जिन्होंने बच्चों को खूब अपनी पूरा का पूरा अपनी सुविधाओं को काट करके पढ़ाया अच्छी जगहों पर, और बाद में जब उनकी मौत होती है तो उनके अंतिम संस्कार के लिए भी बेटा, एज कलेक्टर जब मैंने संपर्क किया कि आपके पिताजी तो आपको बहुत पढ़ाए थे, आ जाओ, बोले अब तो मर गए हैं ना, मेरे आने के बाद भी ठीक तो होंगे नहीं सर, आप किसी से दाह संस्कार की व्यवस्था करा देते और मुझे कैमरे से मैं यहां से देख लूंगा। ये क्या है? ये इसलिए बाद में रो रहे हैं, शुरू में जागृत नहीं है कि दक्षता से अधिक महत्वपूर्ण होता है मूल्यबोध। अगर दक्षता सही है तो किसान भी अगर बेटा है तो ऑर्गेनिक फार्मिंग करके करोड़ों अरबों का बिजनेस खड़ा कर सकता है। उसके पास अगर मूल्यबोध है, नेतृत्व का, उसके पास आत्मविश्वास है, उसके पास किसी काम में न्यूनता, वहां पर भी विभाजन हो गया है सवर्ण अवर्ण का, ये काम तो सवर्ण का है, ये काम अवर्ण का है। अगर इसमें देखोगे ना, इसलिए क्राफ्ट्स क्यों मर गए हमारे, उसी क्राफ्ट्स के आधार पर चाइना दुनिया का सबसे पावरफुल देश होता जा रहा है, जो हमारा सबसे बड़ा सामरिक दुश्मन है, और हम उस क्राफ्ट को मार रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने 1835 के बाद सीख लिया ना कि जो बढ़िया अंग्रेजी बोल लेता हो, जो अंग्रेजियत विचार को रख लेता हो और जो बढ़िया नौकरी पा लेता हो, बहुत अच्छा। आपका दामाद क्या कर रहा है? 80 लाख के पैकेज में है। बेटा क्या कर रहा है? 1 करोड़ के पैकेज में है। सभी हो गए हैं पैकेज, इकोनॉमिक पैकेज हैं, इंसान नहीं। ये शिक्षा व्यवस्था हमारी इंसान नहीं गढ़ रही है, इकोनॉमिक टूल्स गढ़ रही है। और जब आर्थिक उपकरण बनाओगे शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से तो पूरे सामाजिक मर्यादाओं का यही हाल होगा। और फिर बाद में रोते हैं लोग कि हमारे तो बेटा सुन ही नहीं रहा है, बेटी सुन ही नहीं रही है। सुनेगी क्यों? तुमने ये चयन नहीं किया कि किस वैल्यूज को, किस आधार पर उसका डिस्पोजिशन, हाउ डिस्पोजिशन मस्ट बी फ्रेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ विच काइंड ऑफ सेट ऑफ वैल्यूज, ये डिसाइड करना होगा। एक कोई प्रकाशक लेके आता है किताब, उसका एजेंट, और एनसीएफ आती है सितंबर 2023 में, और अक्टूबर में लेके किताब खड़ा हो जाता है एनईपी ओरिएंटेड एनसीएफ कोहेरेंस, मोहर लगा के, और किताब लेके पास आता है वही पुरानी, वही किताब पुरानी, प्रीफेस बदल दिया, कवर थोड़ा कलरफुल कर दिया, इसकी मोहर लगा दिया, और उसने कुछ, आगे नहीं बोलूंगा, आगे आप समझ सकते हैं क्या कहना चाह रहा हूं, कुछ आपको आहुति कर दिया यज्ञ में, और आपने आंख मूंद करके उस पुस्तक को उन बच्चों को दे दिया जिनके माध्यम से हम अगली पीढ़ी से एक सशक्त राष्ट्र के, आत्मनिर्भर राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं। हम उसके साथ कितना बड़ा राष्ट्रद्रोह करते हैं।
हमने ये तय नहीं किया कि अपने खाने के लिए तो एक एक चिंता होती है क्या खाएं ना खाएं, और बौद्धिक व्यंजन है वो ध्यान रखिएगा। शारीरिक जो व्यंजन है ना, अगर 1 महीने भी खाना ना मिले तो आप जिंदा रह सकते हैं। अगर आपको पानी ना मिले 21 दिन तो भी जिंदा रह सकते हैं, रिसर्च है, शोध है। अगर लेकिन आपको अगर वायु नहीं मिलती है ना, ऑक्सीजन, तो नहीं जी सकते। तो मनुष्य के जो बौद्धिक व्यंजन है, विचार उसका ऑक्सीजन है। आदि शंकराचार्य से किसी ने पूछा, किसी विद्वान ने प्रश्न किया, किम दीर्घ रोगो, सबसे बड़ा संसार में रोग क्या है? तो शंकराचार्य जी ने कहा कि भव एव साधो, ये संसार ही रोग है। उनका अर्थ था कि जो संसार के माया मोह में पड़ता है वो रोग है। तो उन्होंने पूछा किम औषधम तत्र, फिर औषधि क्या है? उन्होंने कहा विचार एव साधो। अगर तुम औषधि चाहते हो, उपचार चाहते हो, तो सबसे अधिक काम करना होगा तुम्हें विचार पर। अगर विचार पर सबसे अधिक काम कर लिया तो दक्षताएं तो आ जाएंगी, दक्षताएं अपने आप आ जाती हैं। आप ग्रहण कर सकते हो, कभी भी किसी कालखंड में ग्रहण कर सकते हो, लेकिन 14 वर्ष तक जो आपका वो चेतन बन गया, सबकॉन्शियस ऑलवेज ड्राइव योर लाइफ लॉन्ग, हमेशा करता है वो। इस पर रिसर्च है, मैं किसी बिना शोध के कोई बात इमोशनल नहीं बोलता हूं, और उसकी रिसर्च पे भरोसा करता हूं जो बहुत ही सम्मानित संस्थाएं मानी जाती है पूरी दुनिया की। उन्होंने एक शोध किया, 3-4 रिसर्चेज हैं बायोफिजिसिस्ट की, एक नया डोमेन है ना साइंस का, विच इंक्लूड्स द नॉलेज ऑफ बायोलॉजी एंड द नॉलेज ऑफ फिजिक्स, रादर इंटरप्रेटिंग आवर बायोलॉजिकल फंक्शनिंग थ्रू द लेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स। उसको उन्होंने शोध क्या किया कि जो हम हैं ना, एवरीबडी इज ए बेसिकली पार्टिकल एंड दैट्स द एनर्जी फील्ड। हम एक ऊर्जा के संघात हैं। तो बचपन में 14-15 साल तक बच्चा जो है 4 चरणों में अल्फा, बीटा, थीटा, गामा एनर्जी फील्ड रहता है। उस समय उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसमें रिसेप्टिबिलिटी की क्षमता ज्यादा होती है। तो उन्होंने रिसर्च किया, मैं एक आंकड़ा बता रहा हूँ, 1 सेकेंड में 20 लाख सूचना लेता है छोटा बच्चा 14 साल तक, और बड़ा आदमी लेता है सिर्फ 40 सूचना। कहाँ 20 लाख, कहाँ 40।